नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधनों की दुनिया में एक गहरी छानबीन करेंगे। जी, एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय है। हमारे पास कुछ बहुत ही साफ सुथरे और जानकारी से भरे नोट्स हैं, जो संविधान के पहले बदलाव से लेकर हाल के सबसे चर्चित संशोधनों तक हर जरूरी पड़ाव को छूते हैं। हाँ, और ये नोट्स बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जानकारी देते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या बदला, बल्कि ये समझना है कि ये बदलाव क्यों जरूरी थे और इन्होंने आज के भारत को कैसे गढ़ा है। सही कहा, हर संशोधन के पीछे एक कहानी है, एक जरूरत है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो सबसे बुनियादी है। संविधान को बदलने की ताकत आती कहां से है? इन नोट्स में आर्टिकल 368 और पार्ट 20 का जिक्र है। आखिर ये हैं क्या? देखिए, ये संविधान की पूरी संशोधन प्रक्रिया की बुनियाद है। आर्टिकल 368 जो संविधान के पार्ट 20 में आता है, वही संसद को ये शक्ति देता है। अच्छा, तो सारी शक्ति आर्टिकल 368 से ही मिलती है? जी, यही वो आर्टिकल है जो बताता है कि संविधान के प्रावधानों में बदलाव कैसे किया जा सकता है। और ये जानना जरूरी है कि ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर अपनाई है। ओके। और एक और अहम बात यहाँ लिखी है, ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ देश की संसद के पास। राज्यों की विधानसभाओं के पास संविधान में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। यहीं पर एक दिलचस्प बात लिखी है। एक तराजू का चित्र है जिसके एक पल्ले पर कठोर और दूसरे पर लचीला लिखा है। तो क्या हमारा संविधान इन दोनों का एक मिश्रण है? बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसे ऐसे समझिए कि संविधान में कुछ चीजें पेंसिल से लिखी हैं और कुछ परमानेंट मार्कर से। पेंसिल से मतलब जिन्हें आसानी से बदला जा सके? हाँ, जैसे किसी राज्य का नाम बदलना या नए राज्य बनाना। इसे संसद साधारण बहुमत से यानी 50% से ज्यादा वोटों से आसानी से बदल सकती है। ये इसका लचीलापन है। और जो परमानेंट मार्कर से लिखा है वो है संविधान के अहम हिस्से, जैसे नागरिकों के मौलिक अधिकार। अच्छा। या फिर राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। इन्हें बदलने के लिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब? इसका मतलब है कि सदन में मौजूद 2/3 सदस्यों को इसके पक्ष में वोट करना होगा और ये संख्या सदन की कुल सदस्यता के आधे से ज्यादा होनी चाहिए। ये प्रक्रिया को काफी कठोर बना देता है। समझ गया। और इन नोट्स में एक तीसरी प्रक्रिया का भी जिक्र है जो सबसे मुश्किल लगती है, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन। जी, ये सबसे कठोर प्रक्रिया है। ये कब जरूरी होता है? ये तब होता है जब कोई बदलाव देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करे। मतलब जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर असर पड़ रहा हो। जैसे कि जीएसटी। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी यानी 101वां संशोधन। क्योंकि ये राज्यों के टैक्स लगाने के अधिकार को प्रभावित कर रहा था, इसलिए इसे संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की भी जरूरत पड़ी। ये तो बहुत ही दिलचस्प संतुलन है। पर क्या संसद की इस शक्ति पर कोई सीमा है? यहाँ केशवानंद भारतीवाद 1973 का जिक्र है। हाँ, ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। इसमें कहा गया है कि संसद आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल आत्मा को नहीं बदल सकती। मूल आत्मा यानी उसका बेसिक स्ट्रक्चर? जी, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा। ये वो स्तंभ है जिन पर हमारा संविधान टिका है। संसद इन स्तंभों को नहीं गिरा सकती। ये न्यायपालिका द्वारा संसद की संशोधन शक्ति पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण है। बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ ऐतिहासिक संशोधनों पर आते हैं। सबसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। इसमें 9th शेड्यूल जोड़ी गई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय भूमि सुधार कानून लागू किए जा रहे थे, जमींदारी खत्म की जा रही थी। तो 9th शेड्यूल क्यों जरूरी हुई? ताकि इन भूमि सुधार कानूनों को अदालत में चुनौती न दी जा सके और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम आसानी से लागू हो सकें। इसलिए उन्हें 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, जो उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाता था। अच्छा, फिर आता है 7th अमेंडमेंट 1956। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये तो बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। इसने भारत के आंतरिक नक्शे को एक तरह से पूरी तरह से बदल दिया।
तो इसके तहत कितने राज्य बने थे? इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसी कड़ी में 36th अमेंडमेंट 1975 का भी जिक्र है, जिससे सिक्किम भारत का 22nd राज्य बना। जी, सिक्किम पहले भारत का एक संरक्षित राज्य था और इस संशोधन के बाद वो पूरी तरह से भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। अब बात करते हैं संशोधन की, जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट 1976। ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्या हुआ था इसमें? क्योंकि इसने संविधान में बहुत बड़े और व्यापक बदलाव किए। इतने बदलाव एक साथ शायद ही किसी और संशोधन ने किए हों। जैसे कि? सबसे पहले तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। फिर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पार्ट 4A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और शिक्षा, वन और वन्य जीव जैसे 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब अब इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़े बदलाव थे। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके ठीक बाद 44th अमेंडमेंट 1978 आया, जिसका उद्देश्य 42nd संशोधन की कुछ त्रुटियों को सुधारना था। जी, ये एक तरह का सुधारात्मक कदम था। इसने क्या सुधारा? इसके 2 सबसे बड़े योगदान थे। पहला, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो अब वो मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं, अब वो आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। और दूसरा, ये सुनिश्चित किया गया कि आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 मतलब जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, ये अधिकार किसी भी परिस्थिति में नागरिक से नहीं छीने जा सकते। ये बहुत ही जरूरी सुरक्षा है। अब कुछ और विषयों पर आते हैं। 61st अमेंडमेंट 1989 मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। सोचिए, इस एक बदलाव ने देश के करोड़ों युवाओं को मताधिकार दे दिया। इसने भारतीय लोकतंत्र का आधार और भी व्यापक कर दिया। बिल्कुल। फिर 1992 में हुए 73rd और 74th अमेंडमेंट्स, इन्हें तो हमेशा एक साथ ही देखा जाता है, पंचायती राज और नगरपालिका। हाँ, क्योंकि ये दोनों सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़े कदम थे। विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांवों और शहरों तक पहुंचाना। अच्छा, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। जी, 73rd अमेंडमेंट ने पार्ट 9 और 11 शेड्यूल जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। और 74th अमेंडमेंट ने? उसने पार्ट 9A और 12th शेड्यूल जोड़कर नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी। अब सामाजिक क्षेत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन पर आते हैं। 86th अमेंडमेंट 2002, शिक्षा का अधिकार। ये तो हर किसी के लिए जानना जरूरी है। इसने क्या बदलाव किया? इसने संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 21A, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। और इसने मौलिक कर्तव्यों में भी कुछ जोड़ा था, है ना? हाँ, इसने 11th मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा, जिसमें माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। बहुत खूब। अब भाषाओं से संबंधित संशोधनों की बात करते हैं। 8 शेड्यूल में कई भाषाएं बाद में जोड़ी गईं। जी, समय समय पर कई संशोधन हुए हैं। नोट्स के हिसाब से 3 मुख्य हैं। हाँ, 3 याद रखने चाहिए। 21st अमेंडमेंट 1967 से सिंधी भाषा जोड़ी गई, जो 15वीं भाषा बनी। और उसके बाद 71st अमेंडमेंट 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गईं। और फिर 92nd अमेंडमेंट 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। अब हाल के कुछ बड़े संशोधनों पर नजर डालते हैं। 101st अमेंडमेंट यानी GST। इस पर हम थोड़ी बात कर चुके हैं। जी, ये भारत की कर व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसके अलावा और कौन से हालिया संशोधन महत्वपूर्ण हैं? 100th अमेंडमेंट, जो भारत बांग्लादेश भूमि समझौते से जुड़ा था। 102nd अमेंडमेंट, जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। और 103rd अमेंडमेंट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। 105th ने राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार वापस दिया। और सबसे हालिया 106th अमेंडमेंट। जी, 106th अमेंडमेंट, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, उसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। इन सभी संशोधनों और अनुच्छेदों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर इन नोट्स में कुछ बेहतरीन सूत्र भी दिए गए हैं। हाँ, ये बहुत काम आते हैं। जैसे 12 शेड्यूल्स के लिए टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ये मुझे हमेशा से एक रटने का तरीका लगता था। हाँ, ये रटने का तरीका तो है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक मेमोनिक है,
जो चीजों को क्रम में याद रखने में मदद करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये भारतीय गणतंत्र की कहानी का एक इंडेक्स भी है। पहले टी से टेरिटरीज यानी देश के क्षेत्र की बात हुई। अच्छा। फिर ई से एमोलमेंट्स यानी जो बड़े पदों पर बैठेंगे उनके वेतन। फिर ए से एफर्मेशन यानी उनकी शपथ। फिर आर से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ये एक तार्किक क्रम है। अरे वाह, मैंने इसे कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं। अच्छा, तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम सिर्फ एक रटने का तरीका नहीं है, ये असल में भारतीय गणतंत्र की कहानी का इंडेक्स है। बिल्कुल। ये तो कमाल है। और ये जादुई नंबर वाले सूत्र भी हैं। मुझे याद ही कॉलेज में जब मैं ये पढ़ रहा था तो इन अनुच्छेदों के जाल में खो जाता था। हाँ, ये वाकई जादू जैसा ही काम करते हैं। जैसे आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। और आर्टिकल 214 हाई कोर्ट के बारे में? जी, बस 1 और 2 की जगह आपस में बदल दीजिए। और वो 89 जोड़ने वाला नियम तो मेरा पसंदीदा था। केंद्र के किसी अनुच्छेद में 89 जोड़ो और आपको राज्य का मिलता जुलता अनुच्छेद मिल जाता है। बिल्कुल। जैसे आर्टिकल 79 संसद के बारे में है, उसमें 89 जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा आर्टिकल 168 जो राज्य के विधानमंडल के बारे में है। ये पैटर्न संविधान को समझना बहुत आसान बना देते हैं। हाँ, संविधान बनाने वालों ने शायद जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन ये पैटर्न हमारे जैसे संविधान के छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो इस पूरी गहरी छानबीन से क्या समझ आता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि भारत का संविधान किसी पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जिंदा दस्तावेज है, एक बहती हुई नदी की तरह, जो देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से अपना रास्ता बनाती रही है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। और ये संशोधन प्रक्रिया अपने आप में ये दिखाती है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य को कितनी गहराई से सोचा था। कैसे? उन्होंने मूल सिद्धांतों का सम्मान करने और वक्त के साथ नई चुनौतियों के लिए ढलने के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाया। ये इसकी कठोरता और लचीलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। इन स्रोतों से हमें पता चला कि अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। पूछिए। क्या इतनी बड़ी संख्या में संशोधन इस बात का संकेत है कि मूल दस्तावेज में कुछ कमियां थीं, या फिर यह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ताकत और समय के साथ खुद को बेहतर बनाने की हमारी क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है?